हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो चलो हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बढ़िया से एमसीक्यू फील करते हैं। At all point inside uniform charge spherical cell dash। सो बच्चों यहाँ पे स्पीयरिकल सेल है और इस स्पीयरिकल सेल की रेडियस है r और इस सेल पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें बताना है कि इस स्पीयरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पीयरिकल सेल ऑलवेज जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल की सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल के अंदर आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर लीजिए, वो पोटेंशियल आपको सरफेस पर होगा उतना ही मिलेगा। सो सेल के अंदर जो पोटेंशियल है वो आपको मिलेगा सेल की सरफेस पर है उतना, तो वो होगा के क्यू अपॉन आर। और ये जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। सो ये पोटेंशियल आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर जीरो, ये गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर नॉन जीरो, ये गलत है। और ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो कांस्टेंट बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो बच्चों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In case of the electric field and the gravitational field dash, option A है both are conservative fields, option B electric field is not conservative but gravitational field is conservative, option C electric field is conservative but gravitational field is not conservative, and option D none is conservative field। so यहाँ पे है conservative field। सो बच्चों जो कंजर्वेटिव फील्ड या फिर फोर्स होता है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है। जब कोई फील्ड या फोर्स ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तभी उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट to the path of motion। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड है ये दोनों कंजर्वेटिव फील्ड है क्योंकि ये दोनों इस दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ आर कंजर्वेटिव फील्ड। इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डैश, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, नन इज वेक्टर क्वांटिटी, only electric field is vector quantity, only electric potential is vector quantity। so बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। सो यहाँ पे बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये रॉन्ग है। नन इज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी रॉन्ग है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये राइट है। और ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑन द एक्सिस and equator of an electric dipole for all points dash।
on the axis v equals to 0, on the equator v is not equals to 0. On both of them v equals to 0, on both of them v is not equals to 0. On the axis v is not equals to 0 and on the equator v equals to 0. So बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल v equals to kp cos theta upon r square. सो बच्चों यहाँ पे हमें एक्सिस और इक्वेटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है और चेक करना है कि एक्सिस और इक्वेटर पर पोटेंशियल जीरो है या फिर नॉन जीरो है. तो पहले हम एक्सिस पर चेक करते हैं. ऑन दी एक्सिस सो बच्चों जब हम डाइपोल की एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तब वहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा. सो बच्चों यहाँ पे हम थीटा इक्वल्स टू 0 लेंगे. सो यहाँ पे cos 0 1 होगा और जब हम थीटा इक्वल्स टू 180 लेंगे तब cos 180 -1 होगा. सो हमें एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा प्लस और माइनस kp अपॉन r स्क्वायर. अब हम इक्वेटर पर पोटेंशियल लेते हैं. ऑन द इक्वेटर इक्वेटर पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है. जब हम थीटा इक्वल्स टू 90 लेंगे तो cos 90 हो जाएगा 0. सो इक्वेटर पर पोटेंशियल मिलेगा हमको 0. सो चलो चेक करते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है. ऑन द एक्सिस v इक्वल्स टू 0 एंड ऑन द इक्वेटर v इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये गलत है. ऑन बोथ ऑफ देम v इक्वल्स टू 0 ये भी गलत है. ऑन बोथ ऑफ देम v इज नॉट इक्वल्स टू 0 ये गलत है. ऑन द एक्सिस v इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ऑन द इक्वेटर v इज इक्वल्स टू 0. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. On which of the following does the capacitance of parallel plate capacitor not depend? So बच्चों parallel plate capacitor का capacitance होता है capacitance of parallel plate capacitor C equals to A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी. सो यहाँ पे ऑप्शन ए में है एरिया ऑफ प्लेट. सो कैपेसिटेंस जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है और यहाँ पे ऑप्शन बी में है मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स. सो मीडियम को जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वो है एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. मतलब जब मीडियम चेंज होगा तब परमिटिविटी चेंज होगी और परमिटिविटी चेंज होने के कारण कैपेसिटेंस भी चेंज होगा. ऑप्शन सी है मेटल ऑफ दी प्लेट. मतलब कि प्लेट कौन सी मेटल की बनी हुई है. सो यहाँ पे कैपेसिटेंस प्लेट की मेटल पर डिपेंड नहीं करता है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज दी करेक्ट. सो यहाँ पे ऑप्शन डी में गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. मतलब कि जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा. सो जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो ओनली प्लेट की मेटल पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी ऑल पैरामीटर पे डिपेंड करता है. इन द बिगिनिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेन्स एयर एंड देयर आफ्टर इट इज फिल्ड विथ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के देन डैश. सो बच्चों यहाँ पे हमको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी after placing a dielectric medium between the plates of parallel plate capacitor. सो बच्चों यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं विथ मीडियम एयर. सो जब हम एयर का मीडियम यहाँ पे लेंगे तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं E0 और जो कैपेसिटेंस है वो है C0. और जब हम इस एयर की जगह हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस का क्या होगा. तो ये हमने थियरी में पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/k टाइम्स हो जाता है, वो हो जाएगा E0/k. और जो कैपेसिटेंस है
वो हो जाएगा के टाइम्स. सो कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू के सी जीरो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/k टाइम्स और कैपेसिटेंस हो जाएगा k टाइम्स. सो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स, ये रॉन्ग है. इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1/k टाइम्स एंड कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. What is the value of dielectric constant for the metals? So बच्चों यहाँ पे हमें पूछा है कि जो मेटल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है. तो ये आपको याद रखना है. ऐसे कई सारे मटेरियल है और मीडियम है जिसके आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद कर लेने हैं. इसका लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है कि वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम. वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है k इक्वल्स टू 1. और मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है k इक्वल्स टू इनफाइनाइट. फॉर एयर अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल्स टू 1.00054 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1. फॉर इंसुलेटर k इज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर वाटर k इक्वल्स टू 80. सो यहाँ पे हमें मेटल का पूछा है. सो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इनफाइनाइट. सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The capacitance of an isolated conducting sphere is directly proportional to dash. So बच्चों यहाँ पे एक isolated conducting sphere है और इस sphere की रेडियस है r. तो हमें फाइंड करना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा. सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्पीयर. सो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्पीयर का कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R. यहाँ पे बच्चों 4π और ε0 कांस्टेंट होता है. सो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्पीयर होगा. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Considering the earth as a metallic sphere, so its capacitance would be nearly dash microfarad. यहाँ पे अर्थ की रेडियस गिवन है 6400 किलोमीटर एंड एप्सिलॉन 0 है 8.85 10⁻⁻12. सो बच्चों यहाँ पे अर्थ है और इस अर्थ की रेडियस r है और इसे हमें मेटालिक स्पीयर कंसीडर करना है और इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है. सो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस ऑफ स्पीयरिकल कंडक्टर का इक्वेशन यूज करेंगे. सो कैपेसिटेंस ऑफ स्पीयरिकल कंडक्टर C इक्वल्स टू 4πε0 r. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r/k. यहाँ पे रेडियस है 6400 किलोमीटर जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 6400 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 711 माइक्रोफैराड. सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डैश. सो बच्चों जब हम कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस का क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. सो बच्चों हमारे पास एक रिलेशन है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. मतलब जब हम कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज को इंक्रीज करेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा. अब हम फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस का क्या होगा. सो कैपेसिटेंस का इक्वेशन है C इक्वल्स टू Q/V. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. और जब हम कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो ये कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं. तो हमें मिलेगा न्यू कैपेसिटेंस C डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम चार्ज को डबल करते हैं 2Q.
अगर हम चार्ज को डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। सो यहाँ पे चार्ज को हमने डबल किया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा 2v। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा q अपॉन v। और यहाँ पे q अपॉन v होता है कैपेसिटेंस c। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि c डैश इक्वल्स टू c मिला, मतलब कि कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस। In the figure below, what is the equivalent capacitance between points A and B? सो बच्चों यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है और यहाँ पे हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो C2 एंड C3 है वो पैरेलल कनेक्शन में है, और C1 और C2 C3 का इक्विवेलेंट एंड C4 वो सीरीज कनेक्शन में। तो पहले हम C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे C2 एंड C3 पैरेलल कनेक्शन में, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम बोल देते हैं C डैश। सो पहले हम C डैश फाइंड कर लेते हैं। C डैश इक्वल्स टू C2 प्लस C3, और C2 की वैल्यू है 3/2, C3 की भी 3/2। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 6/2 इक्वल्स टू 3 माइक्रो फैराड। अब हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे C1 है, इसको हमने बोल दिया C डैश, और ये है C4, और ये पॉइंट B, ये पॉइंट A। ये C1 इक्वल्स टू है 3 माइक्रो फैराड, ये C डैश इक्वल्स टू भी 3 माइक्रो फैराड, एंड ये C4 इक्वल्स टू भी 3 माइक्रो फैराड। और यहाँ पे C1 C डैश एंड C4 जो है वो सीरीज में है। सो यहाँ पे C1 C डैश एंड C4 वो सीरीज में है, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं CAB, और ये तीनों सीरीज में है। सो यहाँ पे हम सीरीज कनेक्शन का इक्वेशन यूज करेंगे। 1/CAB इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C4। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सो यहाँ पे मिलेगा 3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 1। सो यहाँ पे 1/CAB इक्वल्स टू 1, देयरफॉर CAB इक्वल्स टू 1 माइक्रो फैराड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेक सूटेबल पेयर्स। यहाँ पे बच्चों हमको 2 कॉलम दिए हुए। कॉलम 1 में 2 स्टेटमेंट है, इन 2 स्टेटमेंट को हमको कॉलम 2 के साथ मैच करने हैं। तो कॉलम 1 में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जब हम कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, तो उसके आंसर कॉलम 2 में दिए हुए। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट डज नॉट become 0 but decreases. Statement 2, the electric field inside it remains the same. And statement 3, the electric field inside it becomes 0. सो बच्चों हमें पता है कि जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सो यहाँ पे जो P स्टेटमेंट है वो कॉलम 2 के थर्ड स्टेटमेंट के साथ मैच होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट बिकम्स 0। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट Q है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। सो ये स्टेटमेंट कॉलम 2 के फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ मैच करेगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा P3Q1। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। In a certain region,
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जेड मीटर इज गिवन बाई V इक्वल्स टू 5x स्क्वायर वोल्ट. At point 3,2,1 मीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू डैश. सो बच्चों यहाँ पे हमें पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है V इक्वल्स टू 5x स्क्वायर और हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. सो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का x, y और z कंपोनेंट फाइंड करेंगे. उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फाइंड करेंगे. तो पहले हम Ex फाइंड करेंगे. सो Ex होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. और यहाँ पे डेल वी का मतलब है कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन v विथ रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग अदर वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट. सो यहाँ पे हम पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x. सो हमें मिलेगा -10x. अब हम EY फाइंड करेंगे. EY इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई. इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट. सो यहाँ पे हमको अब x को वेरिएबल नहीं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है. यहाँ पे ये 5x स्क्वायर पूरा कांस्टेंट होगा. सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. ऐसे ही हम EZ फाइंड करेंगे. EZ इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल z. मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z बाय कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट. सो यहाँ पे भी ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा. सो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. सो यहाँ पे हमको मिला Ex इक्वल्स टू माइनस 10x, EY इक्वल्स टू 0 एंड EZ इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है 3,2,1. सो इस पॉइंट पर हम Ex की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो एट 3,2,1 मीटर Ex इक्वल्स टू -10. यहाँ पे x की वैल्यू है 3. सो यहाँ पे हम 3 रखेंगे. सो हमें मिलेगा -30. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फाइंड करेंगे. वेक्टर E इक्वल्स टू Ex आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप. और यहाँ पे हम Ex, EY और EZ की वैल्यू रखेंगे. Ex की वैल्यू है -30 आई कैप और यहाँ पे EY और EZ 0 है. सो यहाँ पे हो जाएगा 0 जे कैप प्लस 0 के कैप. सो हमें मिलेगा -30 आई कैप वोल्ट पर मीटर. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द जूल पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स. तो बच्चों यहाँ पे जूल पर कूलम यहाँ पे किस यूनिट के साथ मैच होगा वो हमें फाइंड करना है. सो बच्चों यहाँ पे हम पोटेंशियल का इक्वेशन यूज करेंगे. V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. और जो वर्क डन होता है उसका यूनिट है जूल और चार्ज का यूनिट है कूलम. और ये जो पोटेंशियल है इसका यूनिट है वोल्ट. सो यहाँ पे वोल्ट एंड जूल पर कूलम इक्विवेलेंट यूनिट है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द पोटेंशियल एट अ पॉइंट to a positive charge of 100 microcoulomb at a distance of 9 meter is dash. सो बच्चों यहाँ पे 100 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस 100 माइक्रोकूलम चार्ज से 9 मीटर दूर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का. सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर. यहाँ पे K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹. सो चार्ज हमें गिवन है 100 माइक्रोकूलम. सो 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस है 9 मीटर 9. सो यहाँ पे 9 कट हो जाएंगे. सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10⁵ वोल्ट. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड अ होलो चार्ज स्पीयर इज डैश। सो बच्चों यहाँ पे एक स्पीयरिकल सेल है और इस स्पीयरिकल सेल की रेडियस r है और इस सेल पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें फाइंड करना है कि इस सेल से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट p है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए सेल पर जो चार्ज है उसको हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ मान सकते हैं और ये चार्ज की वैल्यू है Q और इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर पॉइंट P है। सो यहाँ पे हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा एट पॉइंट P वो होगा KQ अपॉन R। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 1 अपॉन R से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, ये गलत है। ऑप्शन बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होता, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ऑप्शन सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर, ये राइट आंसर है। ऑप्शन डी में है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सो ऑप्शन डी भी गलत है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। A unit charge is taken from one point to another on an equipotential surface. The work done in this process will be dash. So बच्चों यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चलो यहाँ पे इसकी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। सो यहाँ से r डिस्टेंस दूर हम एक स्पीयरिकल सेल इमेजिन कर लेते हैं, तो ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस और इस सरफेस पर हम दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। और पॉइंट A का पोटेंशियल है VA एंड पॉइंट B का पोटेंशियल है VB। और यहाँ पे हम एक 1 कूलम चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B मूव कराते हैं। सो इस प्रोसेस के दौरान वर्क डन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे वर्क डन होगा, वर्क डन in moving a unit positive charge from A to B equals to Q0 into VB minus VA। यहाँ पे Q0 है वो मूविंग चार्ज है जो कि है 1 कूलम और हमें पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होते हैं। सो यहाँ पे A एंड B जो पॉइंट है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है, मतलब कि दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, VA इक्वल्स टू VB। जब दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे तो यहाँ पे VB माइनस VA हो जाएगा 0। सो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B हमें मिलेगा 0। सो यहाँ पे ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर डैश। सो बच्चों यहाँ पे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हुआ कंडक्टर की सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा the surface of conductor has all the points at the same potential. The potential energy of the system in which one electron is taken away from another electron will dash. So बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस r है और यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर लेकर जा रहे हैं। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा वो हमें फाइंड करना है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसका फॉर्मूला है U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू है -E, सो -E अपॉन R। सो यहाँ पे हमें मिलेगा KE² अपॉन R।
तो यहाँ पे k एंड ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ पे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर लेकर जा रहे हैं, मतलब कि r की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। जब यहाँ पे r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Equipotential surface associated with an electric field which is increasing in magnitude along x direction are dash। सो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और x डायरेक्शन में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो हमें फाइंड करना है कि इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी। सो हमें एक फैक्ट पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी एक्स डायरेक्शन में है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी एक्स डायरेक्शन में होगा तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे वाईजेड प्लेन में होगी या फिर वाईजेड प्लेन के पैरेलल होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्लेन्स पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। A 2 microfarad capacitor is charged up to 1000 volt. The plates of capacitor are then connected with conducting wire. How much heat will be generated in the above situation? So बच्चों यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड और इस कैपेसिटर को हमने 1000 वॉल्ट से कनेक्ट किया है। सो यहाँ पे V की वैल्यू है 1000 वोल्ट। सो इस बैटरी लगाने के कारण ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सो बच्चों ये कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो वो एनर्जी स्टोर होगी 1/2 CV स्क्वायर। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। अब बच्चों हम ये बैटरी को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम एक रजिस्टर लगा लेते हैं। सो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा, तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे कितनी हीट एनर्जी जनरेट होगी। सो बच्चों यहाँ पे कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर होगी उतनी हीट एनर्जी यहाँ पे जनरेट होगी। सो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है, सो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है वो है 1/2 CV स्क्वायर। सो हीट एनर्जी भी 1/2 CV स्क्वायर जितनी जनरेट होगी। सो हीट जनरेटेड इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जो होगी 1/2 CV स्क्वायर। यहाँ पे C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराडे, सो 2 × 10⁻⁻⁶ एंड वोल्टेज है 1000 का स्क्वायर। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 जूल। सो हीट जनरेटेड विल बी 1 जूल। सो द करेक्ट आंसर इज A, 1 जूल। A parallel plate capacitor is charged and then isolated. Now a dielectric slab is introduced in it. Which of the following quantities will remain constant? So बच्चों यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने V0 वोल्ट से चार्ज किया है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है, C0 कैपेसिटेंस है, U0 एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है और V0 है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब हम इस कैपेसिटर को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करना मतलब कि यहाँ पे हम बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी आफ्टर प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है उसके अंदर इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चेंज हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, वो हो जाता है E0/K। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, वो हो जाता है V0/K। जो एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है U0/K। बट जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है C=K टाइम्स C0। सो यहाँ पे कैपेसिटेंस, एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों में चेंज आएगा, बट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है इसलिए। सो यहाँ पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A uniform electric field is prevailing in y direction in certain region. The coordinates of points A, B and C are 0, 0, 2, 0 and 0, 2 respectively. Which of the following alternatives is true for the potential at these points? बच्चों यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में है और यहाँ पे हमको 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A, B, C और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 0, 2, 0 एंड 0, 2। यहाँ पे A पॉइंट है वो 0, 0 पर है, B पॉइंट 2, 0 पर है और जो C पॉइंट है वो 0, 2 पर है। हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। हमें एक फैक्ट पता है कि पोटेंशियल इंक्रीजेस इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो यहाँ से हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले C पॉइंट आएगा और बाद में A एंड B पॉइंट आएंगे। यहाँ पे A और B का जो पोटेंशियल है वो C से थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A एंड B जो पॉइंट है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, इसलिए A एंड B का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा बट C से थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं VA = VB, बट A का पोटेंशियल जो है वो C से थोड़ा ज़्यादा होगा एंड B का पोटेंशियल भी C से थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे A और B का पोटेंशियल सेम है, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन A एंड ऑप्शन D। यहाँ पे हमको सेकेंड कंडीशन चेक करना है VA > VC। यहाँ पे VA > VC ये करेक्ट है और यहाँ पे है VA < VC, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन A। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। Which of the following graphs represent the variation of electric potential with distance starting from the center of uniform charge spherical cell of radius r? बच्चों यहाँ पे एक स्पीयरिकल सेल है और इस स्पीयरिकल सेल की रेडियस है r और ये स्पीयरिकल सेल पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा वो हमें फाइंड करना है, उसका हमको एक ग्राफ आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम x एक्सिस पर ले लेते हैं डिस्टेंस और y एक्सिस पर ले लेते हैं पोटेंशियल। तो पहले तो स्फीयरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा वो फाइंड करते हैं। तो स्फीयरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर लीजिए, तो वो पोटेंशियल स्फीयरिकल सेल के सरफेस पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल स्फीयरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे वो सेम ही रहेगा। पोटेंशियल एट द सरफेस इक्वल्स टू पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयरिकल सेल इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R। तो KQ अपॉन कैपिटल R इतना पोटेंशियल स्फीयरिकल सेल की सरफेस पर या फिर स्फीयरिकल सेल के अंदर आप फाइंड कर लीजिए, वो सेम ही रहेगा अप टू रेडियस। मतलब कि यहाँ से सेंटर से स्टार्ट कीजिए रेडियस तक वो पोटेंशियल KQ अपॉन R ही मिलेगा। अब आपको फाइंड करना है कि स्फीयरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा। तो स्फीयरिकल सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपको मिलेगा KQ अपॉन r।
सो स्फीयरिकल सेल के बाहर जो पोटेंशियल है वो 1/r से चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल है 1/r से चेंज हो रहा है, मतलब r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमको ग्राफ ऐसे मिला, पहले स्ट्रेट लाइन और बाद में ऐसा कर्व। तो ये ग्राफ हमको मैच करना है इनमें से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ ए और ग्राफ बी यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्फीयरिकल सेल के बाहर जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों पोटेंशियल में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और ये जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ स्लो चेंज हो रहा है। मतलब कि ये जो पोटेंशियल है वो हम मान सकते हैं 1/r से चेंज हो रहा होगा, और ये जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल 1/r² या फिर 1/r³ से चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। Starting from the positive plate of parallel plate capacitor, as we go to the negative plate at a distance d from it, what is the nature of the graph of magnitude of electric field E versus distance? So बच्चों यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ पे ये दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है E इक्वल्स टू σ/ε0। तो जब हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो ओनली सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो σ/ε0 ही मिलेगा। यहाँ पे डिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में कि जब यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो मिलेगी σ/ε0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।